हाय एवरीवन। गुड इवनिंग। मैंने पिछले क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट रोशनी गुड इवनिंग। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और लास्ट में मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, छोटा था, एक होमवर्क दिया था बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे मैंने बोला था आपको व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ से एक एक सेंटेंस बनाने के लिए। अगर आप बनाए होंगे तो आप इसे ज़रूर मिला लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ उसको मैंने क्या बोला था, आपको याद कीजिए। मैंने बोला था व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ से एक एक सेंटेंस बनाना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ आपको। जैसे पहला मैं व्हेन से बनाता हूँ। व्हेन का मतलब होता है कब, इसका मतलब होता है कब। व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। और हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, तो व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग फ्रॉम योर होम, तुम अपने घर से कब आ रहे हो। ये हो गया हमारा व्हेन से। दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं व्हाई से। वाई आर यू, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। है ना, ये सेंटेंस बन गया किससे, वाई से। अब हम बताते हैं वेयर से। तुम कब आ रहे हो अपने घर से। और उसी तरह से तीसरा हम बना देते हैं वेयर से। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम भी दे सकते हैं। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो। दीज डेज मतलब आजकल या इन दिनों। इन दिनों तुम कहाँ रह रहे हो। वेयर आर यू, सॉरी तुम, हाँ, वेयर आर यू लिविंग दीज डेज, इन दिनों तुम कहाँ रह रहे हो। ठीक है, और चौथा सेंटेंस जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। चौथा सेंटेंस हम बनाते हैं हाउ से। हाउ, उसके बाद दे देंगे हाउ आर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे हो। इन योर होम, तुम अपने घर में कैसे पढ़ रहे हो। तो मेरे कहने का पल्लवी भी आ गई है। गुड इवनिंग, यू आर बीइंग लेट। हाउ आर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे हो अपने घर में। तो मैंने जो असाइनमेंट दिया था, ये मैंने HW दिया था, उसको हम लोग बना लिए हैं। आप लोग मिला लीजिए। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, यानी उसको डिफिनीसन करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में। फिर उसके बाद से इस टेंस के बारे में हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ हम लोग डिफिनेशन और स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं, उसका सेंस पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है ना। चलिए, मैं आपको असाइनमेंट जो बताया था उसको मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और ये मैं अब आपको मिटा देता हूँ। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले लिखते हैं डिफिनीशन, किसमें, इंग्लिश में लिखेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन इंग्लिश में। आप लोग पहले की तरह इसे लिखना शुरू कर दें, कॉपी में निकाल के लिखिए। व्हेन द एक्शन, व्हेन द एक्शन denoted by verb, denoted by verb shows
द परफेक्टनेस, परफेक्टनेस बोले तो परफेक्ट एक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट एक्शन, यानी किसी भी काम का पूरा होना। इन इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में। इन प्रेजेंट टाइम, यानी जब कोई एक्टिविटी, जब कोई एक्शन जो सेंटेंस में वर्ब के द्वारा डिनोट किया जाता है, से अगर कार्य की पूर्णता का बोध हो वर्तमान समय में, कोमा, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब is called present perfect टेंस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसी चीज को हम लोग हिंदी में लिखेंगे। अब इसी चीज को हम लोग हिंदी में भी डिफिनीशन को लिख लें। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता, कार्य की पूर्णता का बोध हो, यानी समाप्त होने, पूर्णता बोले तो समाप्त होने यानी कंप्लीट होने, पूर्णता का बोध हो, बोध हो तो क्रिया का वह रूप, तो क्रिया का वह रूप किसमें कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। टेंस कहलाता है। तो क्रिया का वह रूप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। चलिए लिखते चलिए। लिख लिए हैं? मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा। पल्लवी एंड रोशनी बोथ आर ऑनलाइन, सो प्लीज राइट डाउन इट। इसे कृपया लिख लें जल्दी जल्दी। ओके, नोटेड। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी हम लिखेंगे अब इसका सिंबल, स्टार साइन दे के लिखेंगे सिंबल। सिंबल का मतलब क्या हो गया? चिन्ह। मतलब हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड, चिन्ह, यानी कैसे इसे हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। यानी जब जिस हिंदी वाक्य की क्रिया, ऐसा लिखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है ना, चुका है, चुका है, चुकी है, और चुके हैं, चुके हैं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे। ठीक है। ऐसे वाक्य में आप
और भी बातें लिख लीजिए इसमें। ऐसे वाक्य में या है, ई है, ये हैं इत्यादि भी लगे रहते हैं, इत्यादि भी लगे रहते हैं। या है, ई है, अथवा ये है, तो इसको कहते हैं सिंबल। यानी कि ऐसा हिंदी का वाक्य जिसकी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, वे लोग जा चुके हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर किए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए। अब उसके बाद लिखेंगे हम फिर सेंस। सेंस का मतलब क्या हो गया? भाव। और तब पढ़ेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर, यानी किस अर्थ से, किस भाव से इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, अब लिखिए। इफ द सेंटेंस, इंग्लिश में लिखते हैं इसे, इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ, expresses the meaning of if the sentence expresses the meaning of that action which is already completed, या which has लिखिए, which has already completed in present time, in present time, comma, that sentence is structured in present perfect tense, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी दैट सेंटेंस इज स्ट्रक्चर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हम लोग इसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इफ द सेंटेंस, अगर कोई वाक्य व्यक्त करता है किस अर्थ को, मीनिंग ऑफ दैट एक्शन, यानी उस एक्शन के अर्थ को व्यक्त करता है, विच हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है वर्तमान समय में। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, यानी मेरे पढ़ने का काम अभी तुरंत समाप्त हुआ, यानी वर्तमान समय में ही काम समाप्त हो गया है। दैट सेंटेंस, यानी वो जिस वाक्य में रहेगा, आप इसको कह सकते हैं दैट एक्टिविटी, दैट एक्शन, दैट वर्ब और दैट सेंटेंस, सब कुछ एक ही माना होगा। इज स्ट्रक्चर्ड, यानी वह सेंटेंस स्ट्रक्चर किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए अब हम, आप लोग नोट करते चलो, अगर दिक्कत हो तो बोलना रुकने के लिए, मैं रुकूंगा। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बनावट। या फिर इसको आप सिंटैक्स का भी नाम दे सकते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स बोले तो स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेट, सॉरी, ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। ओके, तो अभी अब लिखेंगे अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इस तरह से सभी को लिखेंगे, है ना। चलिए अभी लिखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, यहाँ लिखेंगे निगेटिव।
यहाँ लिखेंगे इंट्रोगेटिव, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे n/i, बोले तो निगेटिव इंट्रोगेटिव, और तब हम लोग बनाएंगे यहाँ से WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे, इसमें 2 लाइन लिख जाएगा WH क्वेश्चन, है ना। सो हाउ कैन वी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए मैं इसको यहाँ पर रख लूँ, और अब हम लोग लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट देन ई बोले तो ई का मतलब आपको याद है ना, ई का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब जो सेंटेंस को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है, फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसको फिर से लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट, हम वर्ब के बाद नोट लगाते हैं यानी मेन वर्ब के पहले, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। उसके बाद इंट्रोगेटिव लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। और निगेटिव इंट्रोगेटिव लिखेंगे, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी फिर से नोट लिखेंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन, है ना। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हैजंट या हैवेंट। हैजंट या चलो कैपिटल ही लिख लें, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखो नोट तो आ गया इसमें, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बनाएंगे WH क्वेश्चन। पहले इसको नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी, सभी लोग लेट आ रहे हैं, रूसी कुमारी एंड सोनाली कुमारी लेट हैं आप लोग। चलो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, क्लास टाइमली आया करो, नोटिफिकेशन तो जरूर जाता होगा। रोशनी ने नोट कर लिया, जल्दी जल्दी और लोग नोट करिए। पल्लवी, ओके, और लोग जो लेट आए हैं वो बाद में लिख लेना इसको। अब हमारा मेन है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, तो याद होगा आपको, WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 स्ट्रक्चर लेते हैं। एक में हमारा होता है, सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ लिख देते हैं पहला में यूज्ड एज सब्जेक्ट। आप इंग्लिश अथवा हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। अगर इसको हिंदी में लिखते तो क्या लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग, यानी WH क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी WH वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। तो आपको याद होगा, अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होंगे तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं WH वर्ड, और WH वर्ड में क्या क्या देंगे, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन होता है, who, which, what, whose, whom का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, केवल ऑब्जेक्ट के रूप में whom का प्रयोग होता है, जबकि who का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। अब प्लस हैज या हैव देंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो WH वर्ड के साथ हैज हैव प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर हिंदी में लिखें तो ऑब्जेक्ट के रूप में WH वर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम अब यहाँ लिखेंगे WH वर्ड। इसमें कौन कौन सा WH वर्ड आ जाएगा, हु, व्हिच, व्हाट, हुज और whom, है ना। ये सब हम पहले आपको बता चुके हैं कि इन सब का प्रयोग ही सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कुल मिला के WH वर्ड की संख्या कितनी होती है, 9। देयर आर टोटल 9 WH वर्ड्स, बेसिक WH वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। सो who, which, what, whose and whom are used as an object of any sentence। किसी वाक्य में इन सब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं। और जब इसका प्रयोग कर दिए WH वर्ड का, फिर क्या लिखेंगे, इसके बगल में हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं हैज़ और हैव, अब प्लस फिर से क्या दे देंगे, सब्जेक्ट, अब प्लस फिर क्या दे देंगे, ऑब्जेक्ट तो हो ही चुका है तो अब क्या दे देंगे V3, अब प्लस क्या दे देंगे एक्सटेंशन, अब प्लस क्या दे देंगे व्हाट साइन। चलो थोड़ा सा इधर हो गया, उसको अब करके मैं इधर कर देता हूँ, आप इसे बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, यूज्ड एज इंट्रोगेटिव वर्ड। यूज्ड एज इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। इन सब का प्रयोग सिर्फ हम इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में करते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, WH वर्ड, इसमें कौन कौन से WH वर्ड आ जाएंगे, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, ठीक है। तो इसमें इतने WH वर्ड आएंगे, प्लस हैज या हैव, हैज या हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस V3 यानी मेन वर्ब लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे इसमें, एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन। आप जल्दी से इसे नोट कर लें। लगातार क्लास करिएगा तभी समझ में आएगा, छोड़ छोड़ के क्लास करने पे दिक्कत हो रही होगी। ये सारा स्ट्रक्चर एक ही पैटर्न से हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये सब बदल रहे हैं, सब एक ही फॉर्मेट में, सभी एक ही पैटर्न पे चल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास कंटिन्यू करा करिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। मैं बिल्कुल ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, और इन सब का स्ट्रक्चर हम लोग वॉइस जब पढ़ेंगे तो भी करेंगे। तो पहले टेंस का सब कुछ समझना जरूरी है, स्ट्रक्चर पार्ट को, इसलिए मैं आपको लगातार डिफिनीशन, हिंदी, इंग्लिश, सेंस, सिंबल, ये सब मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। चलो भाई, नोट कर लिया है। पल्लवी आप बताइए, नोट किया कि नहीं आपने? ओके, और लोग भी नोट कर लीजिए अब। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, फिर स्टार साइन देते हैं और
कलर चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब जाके एक टेंस खत्म होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर और डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। यूसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे 12th में या फिर बाद में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, ये रहा हमारा अफर्मेटिव, ये रहा हमारा निगेटिव, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव। एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना सबका अब, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और तब हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। ठीक है, चलो इतना को पहले कर लेते हैं। जैसे हु हैज़ डन या हु हैज़ कंप्लीटेड, कुछ अलग लिखें, हु हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट किसने पूरा कर लिया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर रहता कि असाइनमेंट किसने किसने पूरा कर लिया है, तो बस यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, हु के साथ लगा देते हु ऑल, हु ऑल लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कौन कौन, कौन कौन या किसने किसने, है ना। जब कोई चीज रिपीट हो तो उसमें बस ऑल लगा देना है ना। जैसे मान लेते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट ऑल लगा देंगे तो क्या क्या अर्थ आ जाएगा, तो बस ऑल लगाना रहता है। निगेटिव सेंटेंस, अरे यार ये क्या मैं बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमने बना दिया WH क्वेश्चन। अभी हम अफर्मेटिव बना रहे थे ना, अभी तो हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, मैं कुछ और सोच रहा था और आपको बता दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे नहीं बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बनाएंगे जैसे रामू हैज़ कंप्लीटेड, रामू हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। अफर्मेटिव हुआ ना ये। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो रामू हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। कंप्लीटेड देखिए गलत लिखा गया, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज रामू कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। ठीक है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैज रामू नॉट completed his assignment। या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, हैजंट रामू completed his assignment। हो गया। अब हम लोग WH क्वेश्चन बनाएंगे, इसका लिखते चलिए जल्दी जल्दी। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम लोग इसमें देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में।
चलिए अभी हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे हेडिंग में दे देते हैं सब्जेक्ट पहला। तो बताइए क्या होगा, जो उस समय मैंने बना दिया था गलती से, हु हैज़ कंप्लीटेड, हु हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, हिज असाइनमेंट। अब यहाँ पे चूंकि स्पष्ट हु नहीं है, अथी सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे द असाइनमेंट भी देंगे तो गलत नहीं होगा। अगर हिज असाइनमेंट देंगे तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि वहाँ पे सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे हम इसे काट के असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताना था आपको कि हु ऑल का प्रयोग करेंगे, तब इसका मतलब हो जाएगा कौन कौन, है ना। और अगर हु एल्स कर देंगे, यहीं पर आप सीख लीजिए, अगर हु एल्स कर देते, हु एल्स, तो इसका मतलब होता और कौन, यानी और कौन असाइनमेंट अथी और कौन असाइनमेंट बनाया है। तो अलग अलग तरीके से आप सीख सकते हैं। हु हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, रामू ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, यानी रामू ने क्या पूरा कर लिया है। तो आप लिख देंगे व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, व्हाट हैज रामू कंप्लीटेड, यानी रामू ने क्या पूरा कर लिया है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अपना असाइनमेंट। तो अब तीसरा लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, जैसे रामू ने अपना असाइनमेंट क्यों पूरा कर लिया है, तो लिखेंगे व्हाई, या कैसे तो हाउ दे देते हैं, जैसा भी बनाना है, हाउ से ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाउ, बस एक ही बात रहता उसमें भी, हाउ हैज रामू कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। चलिए, मुझे लगता है समझ में इसलिए आ गया होगा क्योंकि हम लोग एक ही टाइप के पैटर्न को पढ़ते आ रहे हैं। बस केवल आपको नोट डाउन करना है, इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए। नोटेड सर, पल्लवी। और बताइए रोशनी, दो लोग जो ऑनलाइन कम से कम है, बताइए। सोनाली कुमारी एक आई हैं लेकिन वो लिख नहीं रही हैं, लिखते चलिए। सोनाली, पल्लवी, रोशनी, जो लोग ऑनलाइन रहते हैं निश्चित तौर पे लिखा करो। रोशनी, ओके, नोटेड। चलो भाई, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ बनाने के लिए, घर पर फिर से बनाना, ठीक है। सर नोट कर लिए, ओके ओके, सोनाली का भी आ गया मैसेज। चलिए मैं अभी ना आपको होमवर्क दे देता हूँ और फिर मैं आपको आज MST रूल यानी ट्रांसलेशन का अगला रूल पढ़ाऊंगा आज। आप होमवर्क लिख लीजिए, छोटा सा होमवर्क अभी हम देते हैं बनाने के लिए, है ना। आप एक एक सेंटेंस बनाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मैं देता हूँ हिंदी में लिख देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु, व्हिच, व्हाट, हु, व्हिच, व्हाट, हुज और whom, है ना, का एक एक सेंटेंस बनाना है।
एक एक सेंटेंस बनाना है ना। दैट मीन्स कि यू विल हैव टू स्ट्रक्चर, मेक एन स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ हु, व्हिच, व्हाट, हुज और whom। ठीक है, ये सब आप जरूर बनाइएगा। आपके लिए आज का असाइनमेंट ये है, आपका टास्क ये है। ठीक है, चलिए मैं अब आता हूँ एमएसटी रूल पे। आप जल्दी से बता दीजिए तो पिछले दिनों हमने कहाँ तक पढ़ाया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने 21 तक पढ़ा दिया है, अब 22 में पढ़ाऊँगा। और 22 में क्या पढ़ाना है? ट्रांसलेशन का, यानी एमएसटी रूल। एमएसटी रूल नंबर 22 पढ़ाना, यानी कि ट्रांसलेशन का, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन। मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसलिए इसको हम लोग एमएसटी रूल बोलते हैं। है ना। मिसलेनियस, एम फॉर मिसलेनियस, एस फॉर स्ट्रक्चर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए, लिखना शुरू करिए। हमने आपको याद कीजिए, मैंने बताया था चाहिए वाला, सजेशन वाला। अब लिखना है इसका सिंबल। ट्रांसलेशन का रूल नंबर 22 हम पढ़ा रहे हैं। इसका सिंबल लिखिए। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, है ना, याद है आपको, मैंने बताया था 21 रूल में बताया था कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चाहिए चाहिए था, लेकिन वहाँ सजेशन का था, एडवाइज या सजेशन का। आज हम लोग पढ़ेंगे मोरलिटी को, मोरल ऑब्लिगेशन को। सर इसका हिंदी क्या होगा? सोनाली कुमारी, किसका हिंदी भाई? मिसलेनियस स्ट्रक्चर का। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध या मिला जुला। विविध यानी मिला जुला। स्ट्रक्चर्स माने बनावट, है ना। ट्रांसलेशन माने ट्रांसलेशन, अनुवाद, यानी कि किस अंग्रेजी से अति हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का विविध बनावट, यानी मिला जुला, किसी एक रूल से नहीं, यानी सब मिक्स है। ठीक है ना। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में मोरलिटी, मोरलिटी, मोरलिटी बोले तो, या मॉरल ऑब्लिगेशन, या मॉरल ऑब्लिगेशन, OBLIGATION, यानी कि नैतिकता। मोरलिटी का मतलब होता है नैतिकता, या फिर नैतिक दायित्व। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? नैतिक दायित्व, जो हमारा समाज के प्रति, परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति जो दायित्व होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए चाहिए, चाहिए था, चाहिए या चाहिए था, या फिर चाहिए थी, या चाहिए थे, चाहिए थे इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, है ना। ये हमारा हो गया सिंबल। और सिंबल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका दो हो जाएगा। दो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे, एक प्रेजेंट के लिए और एक पास्ट के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस, या इसमें हम लगाएंगे ought to, OUGHT, ought to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन,
ये हो गया हमारा किसके लिए? प्रेजेंट फॉर्म के लिए। ये हो गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म के लिए। और पास्ट फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस के लिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया हुआ है कि किसी भी मॉडल का, देखो ये है मॉडल, ought to मॉडल है, इसमें अगर हम V1 लगा देंगे तो ये इसका प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा, और हैव प्लस V3 लगा देंगे तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यानी हैव प्लस V3 लगाएंगे तो पास्ट होगा, और अगर केवल V1 लगा देंगे तो वह प्रेजेंट फॉर्म होगा। ठीक है जी। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब, और इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। है ना? अच्छा, और इसमें एक बात और लिख देते हैं नोट करके कि मोरालिटी में कौन कौन सा चीज़ आता है। मोरालिटी अथवा मोरल ऑब्लिगेशन में क्या क्या चीज़ आती है? जैसे डिसिप्लिन, इसमें आता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिकोरम, ड्यूटी, सेक्रीफाइस, है ना? तो ये इसका मतलब क्या हो गया? ड्यूटी अथी डिसिप्लिन का मतलब हो गया अनुशासन, डिकोरम का मतलब हो गया शिष्टाचार, ड्यूटी का मतलब हो गया कर्तव्य, और सेक्रीफाइस CE देखो छूट गया, त्याग या बलिदान, त्याग या बलिदान। अब मॉरल ऑब्लिगेशन तो लिख ही दिए थे ऊपर में। यानी इन सब का बोध होता है मॉरलिटी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमें सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है? ये सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये एक मॉरलिटी एक्सप्रेस्ड वर्ड है, सेंटेंस है। यानी कि नैतिकता को बताने वाला शब्द है। या हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश के लिए जान देनी चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो जितनी बातें हैं वो सभी नैतिक दायित्व को बताती हैं, हमारे मॉरलिटी के अंतर्गत आती हैं। और वो डिसिप्लिन हो या डिकोरम यानी शिष्टाचार हो, या फिर ड्यूटी हो हमारी, इन सब में हम ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? तो हम करेंगे सब्जेक्ट पहले दे देंगे वी, और उसके बाद लगाएंगे ought to, OUGHT, ought to, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और उसके बाद सम्मान करना का क्या होता है? V1 लगाएंगे, चूंकि प्रेजेंट फॉर्म है इसका, रिस्पेक्ट। और अपने माता पिता का, वी ought to respect our पेरेंट्स, PARENTS। ठीक है ना? एक पास्ट फॉर्म भी ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। लिखिए, हम में से सभी, हम में से सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए थी, अपने देश की सेवा, देश की सेवा करनी चाहिए थी, अपने देश की सेवा करनी चाहिए थी। तो कैसे बनाएंगे इसे?
इसे बनाएंगे, हम में से सभी का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑट टू, और आप गौर करेंगे यहाँ पे करनी चाहिए थी है, थी लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया। और पास्ट फॉर्म में अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि क्या लिखते हैं, ऑट टू प्लस हैव प्लस V3, है ना। तो ऑट टू अब प्लस यहाँ हैव देंगे, अब V3, सेवा करने का क्या होता है, बोलिए, सर्व, तो सर्व का V3 क्या हो जाएगा, सर्व्ड। और अपने देश की, तो अपना अपनी के लिए क्या लगाते हैं, पॉजेसिव केस, मैंने आपको रूल नंबर 19 में बताया था। और यहाँ पे ऑल ऑफ अस का मतलब क्या हो गया, वी, हम में से सभी, यानी हम लोग सब, हम सभी को, यानी वी, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री। ऑल ऑफ अस ऑट टू हैव सर्व्ड आवर कंट्री, तो ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म और ये हो गया पास्ट फॉर्म। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। यानी आज हम लोग पूरे क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, सेंस, सिंबल, है ना, डिफिनीशंस, इन सब को देखा। उसके बाद हम लोगों ने एक MST रूल पढ़ा, और उस MST रूल में हमने ये सीखा कि मोरालिटी को बतलाने वाले वाक्य, यानी कि जब हम सेंटेंस से डिसिप्लिन, डिकोरम, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस इत्यादि का बोध करते हैं, तो उस वाक्य को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं इंग्लिश में। और ट्रांसलेशन का रूल नंबर 22 आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको बोला था कि 50 का टारगेट है, 50 रूल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन में। 50 रूल मैं 11th में, 50 रूल 12th में पढ़ाता हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा, आपके सामने में है, ये लिख लीजिए इसे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोटेड, चलिए ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया, पल्लवी भी नोटेड, रोशनी, सोनाली, सब लोगों ने, थैंक यू। एंड इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 23 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगले क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।